Welcome to the Stupid Genius, and today we're going to talk about vitamin B complex. So after understanding vitamin B1 and the last lecture which was the approach to the vitamins, right? अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें हमें पढ़ने हैं 8 विटामिन कौन कौन से B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12. सो वेयर इज B4, B6 होता है, ठीक है, B8 एंड B11. देयर इज नो सच थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. ओके, चलो. सो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, जिसमें मैंने तुम्हें बोला था कि नाम याद करके आना. एक बार और बताता हूँ. B1 का नाम होता है थायामिन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं. B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन और निकोटिनिक एसिड और नियासिनामाइड, और B5 का होता है पेंटाथोनिक एसिड्स, 6 का होता है पायरिडॉक्सिन, 7 का बायोटीन, 9 का होता है फॉलिक एसिड और फॉलेट, एंड 12 का होता है साइनोकोबालामिन. सो लेट्स स्टार्ट. रिमेंबर कि मैंने आपको ये बताया था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं. तो दे आर ओनली 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं. और आपको पता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 इंपॉर्टेंट विटामिन आते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी 8 विटामिन वन बाय वन, ठीक है. और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे आज? विटामिन B1, जिसको हम बोलेंगे थायामीन. रिमेंबर, थायामीन नॉट थायमीन, ठीक है. थायामीन नॉट थायमीन. ऑलवेज रिमेंबर कि थायामीन विटामिन और थायमीन जो होता है ना, वो क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है. तो जब भी थायमीन आए तो नाइट्रोजनस बेस, और थायामीन आए तो विटामिन बोलोगे, ठीक है. नाउ लेट्स सी क्या होता है. तो जब मैं तुम्हें बोलूँ ना कि इसको पढ़ना है, तो तुम पता क्या करना कि विटामिन B1, B2, B3 एक साथ पढ़ना, विटामिन B5, B6, B7 एक साथ पढ़ना, एंड 9 एंड 12 एक साथ पढ़ना. सर ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से मैच होती है और तुम्हें आसानी पड़ेगी ऐसे उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखने में, ठीक है. चलो हम देखते हैं कि पहला सीक्वेंस क्या है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, विटामिन B1 के इसी वाले वीडियो में मैं आपको इन तीनों के 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊँगा. कौन कौन से सर? व्हाट इज़ सोर्स, व्हाट इज़ RDA एंड विटामर्स, ठीक है. तो व्हाट इज़ सोर्स मतलब वो चीज़ कहाँ से तुम्हें मिलती है. तो तुम्हारे अंदर तो बनती नहीं है, तो तुम्हें बाहर से खाना पड़ेगा, ठीक है. कहाँ से मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन B1, राइट. इस केस में हमें मिलता है अनपॉलिश्ड राइस से. व्हाट? अनपॉलिश्ड राइस. इसका मतलब क्या सर? देखो, जो राइस हमारे खेतों से बन के आती है उसको इंडस्ट्रीज़ क्या करती है? उसको रिफाइन करती है. क्या करती है? रिफाइन करती है. तो रिफाइनिंग की प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो आउटर लेयर ऑफ द राइस होता है वो क्या होता है? उड़ जाता है. उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी आउटर कवरिंग होगी वो गई. अगर आउटर कवरिंग गई तो उसमें क्या होता है? 80% लॉस ऑफ विटामिन B1. सो 80% लॉस ऑफ विटामिन B1, उसकी वजह से क्या होता है? हमें डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है. अब एक चीज़ और ध्यान से देखना कि जब मैं सोर्स की बात करूं तो विटामिन B1, B2 एंड B3 इन तीनों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है. क्या सर? किडनी लीवर. यानी कि जब तुम किसी चीज़ का किडनी खाओगे या फिर किसी चीज़ का लीवर खाओगे, जो कि बहुत ही घिनौना होता है, मैं भी खाता हूँ, ठीक है, बस लीवर नॉट किडनी, क्योंकि किडनी नहीं खाते, हम फेंक देते हैं, ठीक है. तो किडनी एंड लीवर में क्या होता है? हमें विटामिन B1, B2 एंड B3 मिल सकता है, ठीक है. ओके, सो B1 कहाँ से आता है? अनपॉलिश्ड राइस. उसके बाद व्हीट एंड दिस किडनी, लीवर एंड ईस्ट. इतना याद हो गया क्या? अब देखो, इन दोनों में मीट लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. इन दोनों को क्या लिख सकते हो? डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है. अब सुनो, विटामिन B3 होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मैं तुम्हें इसमें बताऊंगा, और ये वाइवा में ज़रूर पूछते हैं भाई. ये नहीं पूछेंगे तो क्या ही पूछेंगे वाइवा में, ठीक है. चलो, सो जो मिल्क होता है और जो एग होता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, पता है ना. उन प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड होता है, उसका नाम होता है ट्रिप्टोफैन. और जब हमारी बॉडी में ट्रिप्टोफैन जाता है, जो कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं विटामिन B3 में, जो कि मैं आपको 3rd लेक्चर में बताऊंगा. नहीं, ये तो 4th लेक्चर है. 5th 6th लेक्चर में आपको 6th लेक्चर में बताऊंगा, जब हम विटामिन B3 के बारे में पढ़ेंगे. तो रिमेंबर, हमारे मिल्क में, हमारे एग में क्या होता है? ट्रिप्टोफैन नाम का क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है. तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? विटामिन B3 में, इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B2 एंड B6. दैट्स वाई एवरी विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अनदर विटामिन, ठीक है. चलो, RDA का मतलब क्या होता है? डेली नहीं रिकमेंडेड डेली अलाउंस, की आपको एक दिन में कितना खाना खाना चाहिए, या फिर एक दिन में आपको कितना ठूसना चाहिए, मतलब आपको एक दिन में कितना विटामिन लेना चाहिए. तो RDA क्या है? देखो, इसका सेम होता है 1.5 मिलीग्राम पर डे. यानी कि आपको एक दिन में 1.5 मिलीग्राम खाना है. इसको भी एक दिन में 1.5 मिलीग्राम खाना है, पर इसका 20 मिलीग्राम पर डे होता है. क्यों सर? क्योंकि इसका फंक्शन हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है. ओके, चलो, व्हाट इज़ विटामर्स लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने. विटामर्स का मतलब क्या होता है? एक विटामिन, उसके कितने टाइप्स तुम्हारे पास अवेलेबल है. और ऐसे बोल लो कि विटामर्स वो होते हैं जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन होते हैं. क्या होते हैं? एक्टिव फॉर्म ऑफ द
विटामिन्स, या तो तुम ऐसे सोचो कि विटामिन्स का मतलब क्या होता है कि देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम विटामिन। जैसे मैंने ये विटामिन ए के बारे में बताया था, विटामिन ए के मैंने क्या क्या बताया था कि देर इज अल्कोहल फॉर्म, देर इज एल्डिहाइड फॉर्म और देर इज अ कौन सा, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड। सिमिलरली हमारे पास जो विटामिन्स होते हैं ना, या तो उसके डिफरेंट एक्टिव फॉर्म्स या फिर उसके डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो विटामिन B1 का क्या है, थायामीन एंड थायामीन पायरोफॉस्फेट, ये एक ही नाम लिखा है मैंने, ठीक है, गलती से ऐसे 2 लिख किया ना, थायामीन एक करके लिख देता हूँ, ठीक है। थायामीन पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे FMN एंड FAD, सुना होगा ना ये सब नाम, एंड NAD प्लस एंड NADPH, ठीक है। तो चलो इतना, अगर तुम्हें ये याद नहीं हो रहा ना तो कोई बात नहीं, हमें आखिर में पढ़ना ही है। तो बस मैं अभी क्या बता रहा हूँ, सिर्फ विटामिन B1 के बारे में बताऊंगा। तो क्या है सोर्स, क्या है, अनपॉलिश्ड राइस, ईस्ट, उसके बाद किडनी, लिवर एंड द व्हीट। RDA कितना है, 1.5 मिलीग्राम पर डे, एंड क्या है उसका एक्टिव फॉर्म, थायामीन पायरोफॉस्फेट। अच्छा, पायरो का मतलब क्या है बताया था ना, पायरो का मतलब 2 फॉस्फेट, राइट। तो 2 फॉस्फेट विद थायामीन्स, दे आर एक्टिव फॉर्म्स। तो थायामीन में जब 2 फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म ऑफ द thiamine, right? Now let's see what is vitamin B1. Vitamin B1 or thiamine is also known as anti-beriberi and anti-neurotic. सर ऐसा क्यों लिखा? Because it prevents the beriberi disorder and it's prevent the peripheral neuropathy. यानी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब क्या, देखो पेरिफेरी का मतलब क्या, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा सब कुछ क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दैट्स वाई पेरिफेरी का मतलब क्या, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा बातें कर रहे हैं। न्यूरोपैथी का मतलब क्या, देखो पैथी का मतलब पैथोलॉजी, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन जो एबनॉर्मल है, पैथोलॉजी। न्यूरोपैथी का मतलब क्या, न्यूरॉन से रिलेटेड। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी वो कंडीशन जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो देयर आर 2 कंडीशन, राइट। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो पेरिफेरल वाला कौन ठीक कर सकता है, हमारा विटामिन B1 यानी कि थायामीन। दैट्स वाई थायामीन इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी न्यूरेटिन, राइट, एंटी न्यूरेटिन। और बेरीबेरी क्या होता है, तो बेरीबेरी एक डिसऑर्डर होता है। मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ बेरीबेरी क्या होता है। देखो बेरीबेरी का पूरा अच्छे से समझा दूंगा कि व्हाट इज़ बेरीबेरी, कैसे होता है ये सब, और बच्चों में भी कैसे होता है। तो बेरीबेरी जस्ट डिसऑर्डर, ठीक है, जो कि होता है किसकी वजह से, जब हमारी बॉडी में किस चीज़ का लेवल कम हो जाए, हमारी बॉडी में जब विटामिन B1 का लेवल कम हो जाता है तो होता है बेरीबेरी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एंटी बेरीबेरी। चलो केमिकल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। केमिकल स्ट्रक्चर वैसे कोई याद करता नहीं, पर वाइवा में कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो केमिकल स्ट्रक्चर्स पे भी पूछते हैं। हालांकि मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर जो मेरे सीनियर्स थे उनका जब फाइनल एग्जाम चल रहा था तो वहाँ के जब एक्सटर्नल एग्जामर्स आए थे तो उन्होंने बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और डिफरेंट एग्जाम्स में वो बहुत ज़्यादा क्या पूछ रहे थे कि केमिकल स्ट्रक्चर्स पूछ रहे थे बच्चों से। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर तुम एक बार देख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस विटामिन B1? कुछ नहीं होता, हमारे पास ये होता है, पायरिमिडीन रिंग होती है, ठीक है, पायरिमिडीन होता है, उसके बीच में एक CH2 ग्रुप लगा होता है और थायाजोल रिंग होता है। तो पायरिमिडीन बीच में CH2 एंड थायाजोल रिंग, इन सब को मिला के बनता है थायामीन, ठीक है। इतना समझ गया, बस इतना बोलना होता है। पायरिमिडीन रिंग, CH2 एंड दिस थायाजोल रिंग। तो ये दोनों चीज़ मिलके क्या बनता है, थायामीन बनता है। अब याद करो इसका एक्टिव फॉर्म क्या था, इसका एक्टिव फॉर्म ये था थायामीन पायरोफॉस्फेट। तो हम इसमें 2 फॉस्फेट जोड़ देंगे तो बन जाएगा थायामीन पायरोफॉस्फेट, जिसको हम TPP बोलते हैं। अरे सर ये तो कहीं ना कहीं देखा लगता है, बिल्कुल सही। जब मैं तुमको HMP शंटिंग पढ़ा रहा था, याद करो, तो उसमें मैंने बताया था ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन में, याद करो, एक होता है ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शन और एक होता है ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन। तो ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन में मैंने बताया था कि TPP क्या है, TPP इज अ को फैक्टर, ठीक है। तो वहाँ पे वो यूज होता है और आज हम उसका फंक्शन यहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, पैरिमिडीन रिंग, H2O एंड थायाजोल, दोनों मिला के बन गया थायामीन। और इसके साथ पायरोफॉस्फेट जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, थायामीन पायरोफॉस्फेट, विच इज द विटामर और विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B1, राइट। दिस इज द फर्स्ट विटामिन टू बी डिस्कवर्ड। किसने डिस्कवर्ड किया था, हमारे ये साइंटिस्ट ने। किसने किया था, कैस्मिर फंक ने क्या किया था, इसको डिस्क्राइब किया था। और इसका नाम, और ये कौन था, पॉलिश बायोकेमिस्ट, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट विटामिन टू बी डिस्कवर्ड। चलो नाउ अब मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन। सिंपल सा लॉजिक, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हें विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी का हमारी बॉडी में, वो होता है डाइट। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग गुड डाइट, यू आर गोइंग टू बी deficient in the nutrients, right?
सो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, डाइट हम क्या है, हम नॉर्मल खाना खाते हैं, हमारे पास पैसा है, हम ठीक खाना खाते हैं, पर जो लोग गरीब हैं उनके पास पैसा नहीं है, उनको क्या होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, डाइटरी प्रॉब्लम। तो देख लो आजकल भी हमारे इंडिया में मोर देन 30% आर पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ फूड बिफोर गोइंग टू द बेड। ठीक है, ये सब सच है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। सो पोवर्टी इज़ वन ऑफ द मेन रीजन इन इंडिया एंड क्वेशिकर एंड मैरास्मस दे आर द माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम इज़ वन ऑफ द रीजन। अरे सर, पिछले वीडियो में तो आप बता रहे थे कि माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम उन्हीं विटामिन के ऊपर मतलब लागू होता है जो फैट सॉल्युबल होते हैं। बिल्कुल सही, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि माल न्यूट्रिशन जो सिंड्रोम है वो नॉर्मली अफेक्ट करता है फैट सॉल्युबल विटामिन को, पर हमारा जो विटामिन B1 है वो क्या है, वो तो वाटर सॉल्युबल है, तो उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। देखो नहीं करता, बट इन सीवियर केस लाइक इन केस ऑफ द कैंसर, इन केस ऑफ द एड्स, इन केस ऑफ द इन्फेक्शन विच इज़ वेरी डेंजरस लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, उस केस में क्या होता है, हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बॉडी की कम हो जाती है। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, कह सकते हो कि हाँ, इन केस ऑफ द माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम विच इज़ वेरी सीवियर लाइक इन कैंसर और इन द एड्स और इन द इन्फेक्शंस, लाइक उस केस में क्या होगा, हमारी बॉडी की जो एब्जॉर्प्शन पावर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई वी कैन हैव द दिस malnutrition syndrome and also the deficiency of the vitamin B1 and vitamin rest of the vitamin, बहुत सारे विटामिन को बोल सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट कॉमन कॉज क्या होगा, द मोस्ट कॉमन कॉज, क्या बोल रहा हूँ सर, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द विटामिन B1 डेफिशिएंसी इन वर्ल्ड इज द पॉलिश्ड राइस। क्या बोल रहे हो सर, देखो जब भी हम राइस मतलब जो धान की खेती होती है वो जब फार्मर्स देते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, उसकी रिफाइनिंग होती है, मतलब उसका आउटर लेयर क्या करते हैं हम बाहर निकाल के और क्या करते हैं फिर मार्केट में बेचते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, जो हमारा आउटर लेयर गया ना उसमें क्या होता है, थायमिन होता है। तो थायमिन क्या हो गया, 80% थायमिन लॉस हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए FDA ने क्या किया कि हर एक प्रोडक्ट पे लगभग हमें क्या करना है, एडेड विटामिन एंड एडेड न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ता है। तो तुम अपना ब्रेड का भी एग्जांपल ले लो, देखो ये हमारा ब्राउन ब्रेड है जो नॉर्मल हमारे इंडिया में मिलता है। ठीक है, इसमें इंग्रेडिएंट देखो तो इसमें क्या लिखा है, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, यानी कि इसमें क्या है, रिफाइन होकर चीज़ें आ रही है। तो इसमें हमारा विटामिन का डेफिशिएंसी हो सकता है, इसकी वजह हमें इसमें हमारा क्या हो सकता है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए देखो न्यूट्रिएंट की इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें एडेड न्यूट्रिएंट है, क्या है, विटामिन B1 है, B3 है, B6 है, B12 एंड फॉलिक एसिड। सो दिस 5 इंपॉर्टेंट विटामिन जो कि इसमें से सारे B कॉम्प्लेक्स के हैं वो क्या हुआ है, एडेड है। ठीक है, तो विटामिन B1 इज एडेड, ऑल्सो विटामिन B3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, विटामिन B6 जो कि पैराडॉक्सिन होता है, एंड विटामिन B12 एंड B9 जो कि फॉलेट होता है, B9 होता है। तो ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया कि B3 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और B1 तो है ही इंपॉर्टेंट, right? So these are added to resolve this problem. Now other causes can be like severe diarrhea and severe vomiting. अगर severe diarrhea हो रहा है आपको या फिर severe vomiting हो रहा है तो उस केस में भी क्या होता है, the absorption capacity of the GIT decreases. तो अगर absorption capacity of GIT decrease हो जाएगी तो किस चीज़ का डेफिशिएंसी होगा, किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है, हर चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है। लाइक फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी, कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, विटामिन की नहीं होगी, मिनरल्स की नहीं होगी, वाटर की नहीं होगी। तो यू कैन से ऑल ऑफ दिस। तो जितने भी हमारे GIT से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उन सब में क्या होगा, ये सब चीज़ों की डेफिशिएंसी होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा GIT एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा। तो जस्ट थिंक, अगर हमारे पास सीवियर डायरिया हो गया या फिर वोमिटिंग हो गया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो हम पेशेंट को क्या देंगे, हम ORS देंगे। ORS में क्या होता है, ORS में होता है ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। रिमेंबर, अगर किसी को ORS का कॉन्स्टिट्यूएंट पता है कि उसमें कौन कौन से कंटेंट है, तो वो बंदा हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है कि सर मुझे पता है ORS में क्या क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, शुगर होता है। ठीक है चलो, और अगर वाटर का लॉस ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल सलाइन देंगे। अरे ये नॉर्मल सलाइन लिखा है, इसका नाम होता है नॉर्मल सलाइन। ये मत सोचना कि सलाइन है सब ने आगे नॉर्मल लगा दिया है, नहीं नहीं नहीं, इस पूरे का नाम होता है क्या, NS या फिर नॉर्मल सलाइन। उसमें हम क्या देते हैं, अगर वाटर की लॉस हो गई तो हम उसको नॉर्मल सलाइन देते हैं, और इसका नाम होता है फ्लूइड थेरेपी, FLUID। फ्लूइड लिखा है, गलत लिख दिया, ठीक कर दूंगा उसको। नाउ अदर कॉजेज ऑफ द थायमिन डेफिशिएंसी। अब सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, जब तुम चाय पीते हो या फिर कॉफ़ी पीते हो तो तुम्हें कितना मज़ा आता है, पर तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना खतरनाक है ये। हमारे चाय और हमारे कॉफ़ी में क्या होता है, थायामिनेज एंजाइम होता है। क्या होता है सर, थायामिनेज एंजाइम। और थायामिनेज एंजाइम क्या करेगा, थायमिन को डिग्रेगेट कर देगा। ठीक है, तो थायामिनेज एंजाइम क्या करता है, थायमिन को तोड़ देता है।
तो अगर तुम्हारी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम घुस गया जो कि थायमिन को तोड़ रहा है, तो तुम्हारी बॉडी में क्या हो जाएगा, थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्रॉनिक लोग जो कॉफ़ी और चाय पे ऐसे लगे रहते हैं ना, उनको ये डेफिशिएंसी हो सकती है। नॉर्मली होती नहीं, क्योंकि जितना चाय पीते उतना खाना भी खा लेते हैं मोटे वो लोग, ठीक है। अनदर डेफिशिएंसी किसकी वजह से हो सकता है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। अब सुनो, अल्कोहल क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, सिंथेसिस इनहिबिट करता है, डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं करता, सिंथेसिस इनहिबिट करता है। किस चीज़ का सर, थायमिन पायरोफॉस्फेट। सर ये क्या है, अरे भाई TPP, ये क्या था, एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B1। तो जो एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B1 है ना, उसकी सिंथेसिस रोक देता है। तो ज़्यादा समय तक जब तुम अल्कोहल पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा, थायमिन की डेफिशिएंसी होने लगेगी। तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म कैन लीड टू द थायमिन डेफिशिएंसी। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज विच कॉज द थायमिन डेफिशिएंसी। कौन कौन से, डाइटरी कॉजेज जिसमें पोवर्टी आ सकता है, या फिर माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम हो सकता है। दूसरा हो सकता है सीवियर डायरिया इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, जिसमें सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी होने लगेगी। तीसरा क्या हो सकता है, टी एंड कॉफ़ी, जिसमें हम क्या बोल सकते हैं कि थायमिन जो है, थायमिन है वो क्या करता है, थायमिन इज गेट डिग्रेडेड बाय द थायमिनेज एंजाइम प्रेजेंट इन द टी एंड द कॉफ़ी। द फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉज इज क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। तो जो लोग बहुत 10, 20, 30 साल से अल्कोहल पी रहे हैं, उनको ये बीमारियां हो सकती है, यानी कि उनको ये थायमिन का डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विटामिन B1। अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, तो वह सर विटामिन B1 आखिर बॉडी में करता क्या है, अरे क्या चाहिए औरत को नहीं सी। तो एक चीज़ जो तुम्हें मैं बताऊंगा कि पहले ये याद कर लो, ठीक है। सर ये क्या है, ये है मंत्रा, संतरे, ये है मंत्रे। देख, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो थायमिन है ना, थायमिन क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में मदद करता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में मदद करता है। लास्ट वीडियो में मैंने तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, तो वो याद कर लेना। अभी सिर्फ मैं इसकी बात करूंगा। तो थायमिन क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है। कौन से एंजाइम की मदद से, कौन से एंजाइम की मदद से, डिहाइड्रोजिनेस की मदद से। तो तुम क्या करो, पहले ये फंक्शन देखो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। फंक्शन क्या है, फंक्शन है डिहाइड्रोजिनेस रिएक्शन, दूसरा ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन, तीसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, और चौथा हेल्प इन द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। देखो, इसका रीज़न हमें नहीं पता, हर चीज़ का रीज़न नहीं पता होता हमें, ठीक है। साइंस में जब तक एक्सपेरिमेंट होगा, रिजल्ट्स आएंगे, तब हम बताएंगे ना कि हाँ ये इसकी वजह से होता है। तो अभी हमें इस चीज़ का रीज़न नहीं पता, तो तुम बस इसको याद रख लो, कोई नहीं पूछेगा क्यों होता है, ठीक है। तो हेल्प इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। सर ये क्या है, अरे भाई जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है ना, उसकी ट्रांसमिशन में मदद करता है। तो ये वही लिखा है, हेल्प इन द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। दूसरा क्या है, कार्बन टू कार्बन क्लीवेज, और ये क्या है, ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन एंड डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन। तो ये कहाँ पे पढ़ा है, हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा है ना, डिहाइड्रोजिनेस में। अभी एग्जांपल दूंगा, रुको अभी। और ट्रांसकीटोलेज कहाँ पे पढ़ा था, HMP शंट में पढ़ा था। और जिनको ये याद नहीं आ रहा ना, प्लीज़ रिवाइज योर नोट्स, या फिर लेक्चर्स में है वो जाके देख लो। देखो तुम्हारे एग्जाम्स में ना बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये HMP शंट पूछा जाए। HMP शंट में 2 चीज़ें होती है, ऑक्सीडेटिव एंड शफलिंग ऑफ द कार्बन्स। तो उनमें से कोई ना कोई एक पूछ लेंगे, ठीक है। तो जाके पढ़ लो, ये पक्का ही आता है, ठीक है। मेरे टाइम में भी आया, मेरे सीनियर्स के टाइम में आया, हो सकता है तुम्हारे टाइम में आ जाए। चलो, कहाँ गया, हाँ। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये चारों। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, रिमेंबर दिस, ये वाला मैंने यहाँ पे बॉक्स लिख दिया है, पहले मैंने बॉक्स बनाया था पर वो बाद में एडिट कर दिया मैंने। ये वाला रिएक्शन याद करो। सर ये तो याद ही है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता था, उसमें से एक एनर्जी निकलती थी NADPH के फॉर्म में, और इसका एंजाइम का नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और इधर एक CO2 बाहर निकलता है, क्योंकि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, और इसमें एक कोएंजाइम में ऐड होता है। वाओ मेरे लाल, यही तो याद करना था। देखो पायरुवेट क्या करता है, पायरुवेट से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में। अब इस प्रोसेस में 3 कार्बन से 2 कार्बन ले जा रहे हैं, तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक CO2 निकाल देंगे, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सर बिल्कुल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, पर हम इसमें एक कोएंजाइम A ऐड भी करते हैं। तो ये क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन। तो ये ऑलवेज रिमेंबर, जब भी डिहाइड्रोजिनेज लिखा होगा ना, तो 2 चीज़ें होती है, पहला CO2 रिमूव, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड, ठीक है। और इसका को फैक्टर क्या होता है, इसका को फैक्टर होता है थायामीन। थायामीन क्या होता है, को फैक्टर, जो कि है विटामिन। और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, कौन से फॉर्म में, NADPH। अब मुझे 3-4 चीज़ें बताओ इसमें। पहला कि इस प्रोसेस में कोएंजाइम कौन सा है, तो थायामीन। इस प्रोसेस में एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है कि ना, फॉर्मेशन हो रही है। इस प्रोसेस में कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सर क्लीवेज तो हो रहा है। देखो तो हमने चारों फंक्शंस पढ़ लिए। पहला, इट हेल्प्स दिस, थायमिन हेल्प्स इन द एनर्जी फॉर्मेशन। दूसरा, इट हेल्प्स इन द कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। इट हेल्प्स इन द क्या, डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन एंड ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज का एग्जांपल दो ना सर प्लीज़।
HMP से पढ़ लो, हर चीज़ का एग्जाम्पल नहीं दे सकता मैं, विटामिन पढ़ा रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म नहीं, ठीक है। चलो सो ये समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, थायमिन हेल्प इन द एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज NADPH, ये तो समझ गए सर। डिहाइड्रोजनेज का मतलब क्या होता है, रिमूव CO2 एंड ऐड कोएंजाइम A, समझा क्या। चलो अब सुनो, ये तो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गई ना, कि नॉर्मल अगर तुम ठीक हो, तुम दारू वगैरह नहीं पी रहे है ना, या फिर तुम्हारी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये चीज़ होगी। सपोज अगर कोई भी कॉज, जैसे कि जो हमने ये सब पढ़ा, अगर इन सारी चीज़ों में अगर तुम कुछ करने लगे है ना, तो क्या होगा, थायामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जब थायामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा ये पाथवे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास थायामिन नहीं है, तो ये पाथवे इधर नहीं जाएगी। तो किधर जाएगी सर, आपको पता है कि फेट ऑफ पायरुवेट क्या होता है, तो फेट ऑफ पायरुवेट में एक चीज़ होती है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। हाँ सर याद आ गया, सुनो मेरी बात ध्यान से सुना। तो क्या होगा, पायरुवेट से क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगी। अब सुनो, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, ब्लड की एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से होता है एसिडोसिस। क्या होता है इसकी वजह से, एसिडोसिस होता है। और इस एसिडोसिस को हम बोलते हैं हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, अरे यार जब मैं तुम्हें किडनी मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, हो सकता है आज से 10-15 दिन बाद पढ़ाऊँ, तो जब मैं किडनी मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा ना, उसमें पोटेशियम, सोडियम है ना, एनायन गैप, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना याद रख लो कि ये लैक्टिक एसिडोसिस क्या करता है, इट विल कॉज हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसको HAGM में बोलते हैं, ठीक है, हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब सुनो, एसिडोसिस की वजह से क्या होता है, जब अगर तुम्हारी बॉडी में एसिडोसिस हो गया, सुनो तुम्हारी बॉडी का नॉर्मल pH कितना होता है, 7.4 के आसपास, राइट, मतलब ब्लड का। अगर उस pH को हम ऊपर करेंगे तो एल्कोलोसिस हो जाएगा, नीचे करेंगे तो एसिडोसिस हो जाएगा। इतना समझ आया क्या। तो जैसे हम एसिडोसिस की तरफ मूव करते हैं ना, तो जब भी एसिडोसिस होता है तो बॉडी में ये सिम्टम्स आने लगते हैं। तो तुम्हारे पास जब पेशेंट आएगा ना, तो ये सिम्टम्स लेके आएगा, ये नहीं कहेगा आके पेशेंट की डॉक्टर जी देखो ना मुझे एसिडोसिस हो गया है, ठीक है। सो योर वर्क इज टू डायग्नोज द पेशेंट, एंड हाउ यू आर गोइंग टू डायग्नोज, बाय रिमेंबरिंग द सिम्टम्स, ठीक है। तो कैसे याद करना है, जब भी एसिडोसिस होता है तो कैसे याद करोगे, एसिडोसिस में क्या होता है, आपको लेथार्जी फील होता है, आपको स्लीपीनेस आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको नोजिया वोमिटिंग होती है। तो क्या क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, लेथार्जी, एकदम लगेगा कि भाई क्या ही है इस दुनिया में। स्लीपी मतलब सोचोगे कि बस यार सो जाने दो, कन्फ्यूजन हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, सर दर्द करेगा, ड्राउजीनेस आएगी, ठीक है, फटीक, थके हुए लगोगे। सो दीज आर द क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ एसिडोसिस। समझा है क्या, सिंपल है। वो सब सोचो जब तुम्हें नींद आती है ना, तुम एकदम थक जाते हो तो क्या होता है, लेथर्जी फील होता है, ड्राउजीनेस होता है, स्लीपिंग होता है ना, कन्फ्यूजन होता है, कुछ समझ नहीं आता, फटीक लगता है, तो हेडेक होता है ना, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है अगर किसी बच्चे को। तो ये सारी चीज़ क्या है, एसिडोसिस क्या है। तो एसिडोसिस का मतलब क्या है, वो सब सोचना जब तुम एकदम नींद में रहते हो, है ना, नींद में डोलने वाले हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिडोसिस होता है। तो मैं क्या बोल रहा था, अगर आपको थायमिन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, नॉर्मल पायरुवेट वाला पाथवे एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं जाता, तो डाइवर्ट किधर हो जाएगा, एसिटिक एसिड फॉर्मेशन में। और एसिटिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, एसिडोसिस होगा, और उसके ये सिम्टम्स है। आसान है भाई, बायोकेमिस्ट्री बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अब सुनो, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन बोले, जब भी नहीं, सिर्फ ये दोनों कंडीशन में, और एक और कंडीशन होता है पर वो तुम्हारे में है नहीं सिलेबस में, तो क्या ही पता, मतलब है सिलेबस में पर कोई नहीं पढ़ता उतने डिटेल्स में, तो कोई फ़ायदा नहीं। अरे वो एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड का एक रिएक्शन होता है ना, उसमें भी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, तो उधर भी एक डिहाइड्रोजनेशन एंजाइम होता है ना, उसमें भी ये वाली चीज़ वैलिड है जो ये भी चीज़ बताने वाला हूँ। पर तुम लोग सिर्फ यही दो पढ़ के बैठे हो, मुझे पता है। एक कौन सा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, और दूसरा कौन सा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस। अरे ये पता है ना, एक क्रेब साइकिल का है, और ये अभी बताया ऊपर, है ना। तो ये दोनों केस में क्या होगा, हमें 5 कोएंजाइम चाहिए होते हैं। सर कौन कौन से, विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, राइट। सो हमें क्या चाहिए, विटामिन B1, B2, B3 एंड B5। सर B4 किधर है, B4 होता ही नहीं है भाई। तो B4 की जगह पे क्या याद रख लो, लिपोइक एसिड। क्या याद रखोगे, लिपोइक एसिड। सो B1, B2, B3, B4 की जगह पे लिपोइक एसिड एंड B5। सो दिस 5 इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन द डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस। ये हो सकता है तुमसे वाइवा में पूछ ले, ठीक है, कि कौन कौन से वैसे रिएक्शन होते हैं जिसमें 5 कोएंजाइम इंपॉर्टेंट होते हैं। B1, B2, B3, B4 नहीं होता, उसकी जगह पे लिपोइक एसिड एंड B5, ठीक है।
अब किसी को हीरो बनना है तो यहाँ पे बोल रहे हो थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, है ना, पैंटोथेनिक एसिड एंड लिपोइक एसिड, ऐसे भी बोल सकते हो। किसी लड़की के सामने हीरो बनना है तो उसके लिए याद करना पड़ेगा B1 का नाम क्या होता है, B2 का नाम क्या होता है, हीरो बनेंगे। अब सुनो, व्हाट आर द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ द विटामिन B1। अगर विटामिन B1 की तुम्हारी बॉडी में कमी हो गई तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, तुमको क्या क्या होगा सर, बीमारी होगी, कौन कौन सी होगी, बेरी बेरी, गिव मी द बेरी बेरी। उसके बाद होगा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। सर ये तो कहीं सुना है, हाँ एनाटॉमी में भी होता है, ठीक है, फिजियो में भी है, फिजियो में भी है ये, ठीक है। चलो तो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि ये बेरी बेरी क्या है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है एंड दिस वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या है। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा चैप्टर खत्म ना। बेरी बेरी क्या है सर, देखो बेरी बेरी के 3 टाइप होते हैं, एक वेट बेरी बेरी, गीला बेरी बेरी, एक सूखा बेरी बेरी और एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेरी बेरी। सर ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेरी बेरी तो पहली बार सुना है ना, हाँ क्योंकि तुम स्टूपिड जीनियस से नहीं पढ़ते ना, इसलिए तुमने पहली बार सुना है। चलो ये क्या है, वेट बेरी बेरी। तो वेट बेरी बेरी कहाँ किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से। जस्ट रिमेंबर, वेट का मतलब गीला एंड हार्ट हमारा क्या है, ब्लड पंप करता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड क्या होता है, गीला गीला होता है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। तो वेट बेरी बेरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल हार्ट होता है ना, उसके सारे चैम्बर्स क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं। डायलेट का मतलब क्या है, तुमने पढ़ा है ना, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसमें क्या होता है, जो भी तुम्हारा हार्ट है, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं। सर हमने तो कंस्ट्रिक्शन पढ़ा है। अरे मूर्ख, वो हाइपरटेंशन में होता है। जब तुम्हें हाइपरटेंशन होता है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए तुम्हारा हार्ट क्या होता है, मतलब मोटा हो जाता है और हाइपरट्रोफी शो करता है। पर कुछ कुछ केस में ऐसा होता है, जैसे कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, जैसे तुम बेरी बेरी देख लो ना, बेरी बेरी में क्या होता है, तुम्हारा हार्ट का जो पूरा वॉल है, 4 चैम्बर्स, वो डायलेट हो जाते हैं। तो देखो ये कौन सा है, नॉर्मल हार्ट, और ये क्या है, डायलेटेड हार्ट, ठीक है। तो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सर ये क्या नाम है, डायलेटेड का मतलब बड़ा हो जाना, कार्डियोमायो का मतलब क्या, कार्डियक का मसल्स, और पैथी का मतलब क्या है, पैथोलॉजी। यानी कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज अ कंडीशंस ऑफ द हार्ट इन विच द हार्ट गेट्स डायलेटेड। समझा क्या। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्राई बेरी बेरी। देखो ड्राई बेरी बेरी कुछ नहीं होता, न्यूरॉन्स के डीमाइलिनेशन को ड्राई बेरी बेरी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी था ना, जो हम ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसी को हम ड्राई बेरी बेरी बोल सकते हैं। हालांकि बोलते नहीं हैं, बट ठीक है। सो मैं देखो वो सारा सिम्टम्स को पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, पर जो मेन कॉज है ना वो क्या है, ड्राई बेरी बेरी। तो ड्राई बेरी बेरी की वजह से क्या होता है, मैं बताता हूँ, अच्छी तरह सुनो। ड्राई बेरी बेरी की वजह से क्या होता है, डीमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। तो ड्राई बेरी बेरी की वजह से क्या हुआ, डीमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन्स। और जब माइलिनेशन खराब हो जाती है तो आपको पता है क्या, कि मोटर लॉस हो सकता है और सेंसरी लॉस हो सकता है। अगर मोटर लॉस हो गया तो तुम्हारा हाथ काम नहीं करेगा। रिमेंबर द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी। अगर कोई भी मसल खराब हो जाती है तो उसका मसल, अगर कोई भी नर्व खराब हो जाती है तो उसका मसल काम नहीं करता। उसकी वजह से क्या होगा, मसल वेस्टिंग, यूज एंड डिस यूज ऑफ द मसल। समझ आया क्या, 11th क्लास, यस। सेंसरी न्यूरॉन्स भी चले जाएंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स चले जाएंगे तो आपको रिफ्लेक्सेस नहीं मिलेंगे, जैसे कि डिप टेंडन रिफ्लेक्स, है ना, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ये सारे रिफ्लेक्स आपको नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी डीमाइलिनेशन हो गई है, आपका माइलिन शीट खराब हो गया है। समझा क्या, इसी को बोलते क्या, ड्राई बेरी बेरी। तो ड्राई बेरी बेरी किसको अफेक्ट करता है, न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। और जो उसके सिम्टम्स होते हैं लाइक मसल वेस्टिंग एंड लॉस ऑफ द क्या, रिफ्लेक्सेस, दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब पेरिफेरी में हमारा नर्व्स खराब हो रहा है, सिंपल है भाई। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेरी बेरी क्या होता है, देखो नॉर्मली हमारा जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस था उसकी एक्टिविटी कम हो गई डेफिशिएंसी की वजह से। उसकी वजह से पायरुवेट क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बन रहा। अब एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बन रहा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा ना भाई। तो लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस। और उसकी वजह से क्या होता है, पेन। सर कैसे पेन, आपने ऊपर बताया नहीं पेन होता है। देखो जब तुम भागते हो, दौड़ते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। उस केस में क्या होता है, तुम्हारा जो पायरुवेट है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनाने लगता है। तो लैक्टिक एसिड मसल में एक्यूमुलेट हो जाती है, और मसल में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, पेन होता है। तो इमेजिन करो कि तुम्हारे पेट में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गई, तो वहाँ पे एब्डोमिनल पेन होगा। और जब एब्डोमिनल पेन होता है तो तुमने एनाटॉमी अभी पढ़ ली होगी। मुझे ये बताओ, जीआईटी में मोस्ट ऑफ द न्यूरल सप्लाई कौन करता है, वेगस नर्व, राइट। यानी कि स्टमक, इसोफेगस, मोस्ट ऑफ द जो उसका न्यूरल सप्लाई होता है किसका आता है, वेगस नर्व का। तो जब भी एब्डोमिनल पेन होता है तो क्या होता है, वेगल स्टिमुलेशन। और तुम्हें पता है जब भी वेगल स्टिमुलेशन होता है तो क्या होता है, वॉमिटिंग एंड नोजिया, ठीक है। और कोई बच्चा क्या मुझे ये बता सकता है कि अगर वेगल स्टिमुलेशन होता है तो हार्ट पे उसका फ़र्क क्या पड़ेगा, HEART, हार्ट पे उसका फ़र्क क्या पड़ेगा,
रिमेंबर द फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल, फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल याद आ रहा है क्या? फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल में हमने मिस्टर बेडुक वो मेंढक के हार्ट पे कुछ वेगल स्टिमुलेशन किया था, तो उसका हार्ट कुछ तो हो गया था। तो जिसको याद है मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है उस बात की, हैं झूठ बोल रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थायमिन डेफिशिएंसी इन द प्रेगनेंसी, कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसमें थायमिन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसके प्यारे से बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में देखते हैं, राइट। उसको बोलते हैं इन्फेंटाइल बेरी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंटाइल बेरी। तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम आएगी? कुछ नहीं भाई, जो हमने ऊपर पढ़ा ना वही बच्चे में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि दिल में क्या हो जाएगा, उसके दिल में उसके हो जाएगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, क्योंकि उसके दिल में कोई आके बैठ गई है, उसके लिए उसका दिल का चैम्बर बड़ा हो गया है। मजाक कर रहा हूँ यार। तो हार्ट में क्या होगा? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, राइट, एंड टैकीकार्डिया। क्या होता है? टैकीकार्डिया। ये टैकीकार्डिया क्यों होता है सर? अरे ये कॉम्पेंसेटिव रिफ्लेक्स है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, यू विल रीड इट इन द सेकेंड ईयर, ठीक है। अभी क्या याद रखो? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाना, जैसे उसको देख के हार्ट रेट बढ़ जाता है। निस्टैग्मस मतलब क्या? कुछ आंखों का होना, ठीक है। याद है ना, तुम्हारे बैच में किसी बच्चे को निस्टैग्मस है? यार तेरे पास स्पीकर है? नहीं। पागल आया था वो। चलो मैं क्या बोल रहा था, कहाँ था मैं? हाँ, आंखों में क्या होगा? टिक 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 टिक, निस्टैग्मस। आंखों में क्या होगा? निस्टैग्मस, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब भी तुम्हें सीवीएस प्रॉब्लम होता है ना, सीवीएस तुम्हें फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, तो जब भी सीवीएस प्रॉब्लम होता है क्या होता है? एडिमा होता है पैरों में। क्या होता है? पीडल एडिमा, राइट, एंड साइनोसिस हो जाती है। तो ये साइनोसिस एंड एडिमा किसकी वजह से हुआ है? हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी नहीं हुआ है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या हुआ? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, और उसकी वजह से क्या हुआ? साइनोसिस एंड एडिमा इन द चिल्ड्रंस ड्यू टू द हार्ट प्रॉब्लम एंड वॉमिटिंग, एंड तुम्हें तो पता है वॉमिटिंग एंड डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। नाउ देयर आर ऑल्सो कॉल्ड शॉशिंग बेरी, जो आजकल यूज़ नहीं होता, पर उसमें भी क्या होता है? सीवियस प्रॉब्लम होता है। अगर कोई तुमसे पूछे ना व्हाट इज शॉशिंग बेरी, कुछ नहीं बोलना। अरे बोलना है, मतलब बता रहा हूँ क्या बोलना है। शॉशिंग बेरी का मतलब क्या है? इट इज़ अ कंडीशन ड्यू टू बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B1 एंड विच शोज सीवियस प्रॉब्लम लाइक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। शोषण बेरी में क्या होता है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है, और वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। देखो वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है मतलब एक बंच ऑफ सिम्टम्स। अगर एक बंच ऑफ सिम्टम्स आता है ना किसी कंडीशन से रिलेटेड, उसको बोलते हैं सिंड्रोम्स। लाइक HIV का सिंड्रोम, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। उसमें क्या होता है? एक वर्निक्स है एंड कोर्साकॉफ है, ठीक है। तो वर्निक्स वाला क्या है? एक्यूट फेज का है। क्या है? एक्यूट का है। और कोर्साकॉफ वाला क्रॉनिक है। कैसे याद रखोगे? के से कोर्साकॉफ एंड सी से क्रॉनिक। तो कोर्साकॉफ एंड क्रॉनिक, कोर्साकॉफ एंड क्रॉनिक, ठीक है। और वर्निक्स वाला क्या है? एक्यूट का है, ठीक है। एक्यूट वाला फेज जब भी तुम देखना कि एक्यूट प्रॉब्लम होती है ना, तो वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। और जब भी क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है ना, वो क्या? इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब सुनो, ये किसकी वजह से होता है? ये जब तुम ज़्यादा पी लेते हो और तुम्हें चढ़ जाती है, और रोज़ रोज़ हमेशा पीते रहोगे, तो तुम्हें क्या हो जाएगी? हाँ, तुम्हें होती है थायमिन डेफिशिएंसी। तो ड्यू टू क्रॉनिक एल्कोहलिज्म देयर इज अ थायमिन डेफिशिएंसी। उसकी वजह से क्या होगा? वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निक्स में क्या होता है? एक्यूट फेज, जिसमें क्या होता है? वो होते हैं रिवर्सिबल। होता है क्या? मेंटल कन्फ्यूजन। देखो ना, जो दारू पीते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, तो मेंटल कन्फ्यूजन। उसके बाद ऑकुलर मोटर डिसफंक्शन, आंखें खराब हो जाना, और एंड एटेक्सिया। दारू पीने वाले को देखा है कभी क्या? वो अच्छे से चल नहीं पाता, अच्छे से देख नहीं पाता, और वो कुछ सोच नहीं पाता। तो ये 3 चीज़ें याद रखना: चल नहीं पाता, सोच नहीं पाता, देख नहीं पाता। चल नहीं पाता, सोच नहीं पाता एंड देख नहीं पाता। फिर से, चल नहीं पाता, सोच नहीं पाता एंड देख नहीं पाता। कौन? दारू पीने वाला बंदा, ठीक है। तो वर्निक्स का मतलब क्या? एक्यूट फेज जो कि रिवर्सिबल है, सोच नहीं पाएगा, कन्फ्यूजन, देख नहीं पाएगा, ऑकुलर मोटर डिसफंक्शन, एंड क्या हाँ, चल नहीं पाएगा, एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन द मूवमेंट। मेरे सर का कॉल आ रहा है पर नहीं उठाऊंगा। एंड क्रॉनिक फेज में क्या होता है? मेमोरी लॉस। देखो क्रॉनिक फेज में क्या होता है? मेमोरी लॉस होता है, ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल है। एक बार अगर आपका टेम्पोरल लोब खराब हो गया, मतलब उसके बाद वो ठीक नहीं होता, तो मेमोरी लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो इतना करते वक्त हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या मूव करेंगे? विटामिन B1, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लाविन। मैंने सब कुछ बना लिया है, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय।